परम आदरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नई शक्ति का परिचय लेकर के। हमने शब्द शक्ति पर, कल्पना शक्ति पर और एक शक्ति और पे हमने बात की। आज मैंने आपको बताया था कि एक नई शक्ति पर हम बात करने वाले। मैं संगठन शक्ति के ऊपर बात करूंगा कि संगठन क्या है, संगठन की शक्ति क्या है। संगठन क्या है ये तो आप सब जानते होंगे। बात विषय की तो नहीं, लेकिन जब से किसी राजनीतिक पार्टी का कोई वर्चस्व बना है अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, अपने राज्य में, तब से संगठन 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 बहुत सारे लोग सुनते आए हैं। कितने लोग उसको फॉलो करते, कितने लोग नहीं फॉलो करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन बात फिर भी संगठन पे आती है, तो संगठन के विषय में हमको सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। और मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं संगठन से संबंधित, उसको आप जरूर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, संगठन क्या है? इस प्रकृति का एक ही चक्र है, पहला संगठन और दूसरा विघटन। जब पंच महाभूत के साथ में हमारा शरीर एकत्रित होता है तो संगठित होता है और संगठन कहलाता है। और जब यही शरीर पंच महातत्व, पांच महाभूत जो होते हैं, वो अलग अलग होकर के राख बन जाता है तो हम विघटित हो जाते हैं। मतलब प्रकृति का चक्र है संगठन और विघटन। पहला संगठन, दूसरा विघटन। अब ये हमारा शरीर जो संगठन बनता है, ये कैसे? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति से आपको मैं बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति का शारीरिक संगठन कैसे है। किसी भी व्यक्ति से समाज अग्रज होता है, कुल अग्रज होता है, कुल से समाज अग्रज होता है। बहुत सारे कुलों का संगठन समाज है। जब बहुत सारे समाज एकत्रित हो जाते हैं तो देश बनता है। देश बनता है और उसमें संस्कार संस्कृति जुड़ती है तो वो राष्ट्र बन जाता है। तो व्यक्ति के बाद कुल, कुल के बाद समाज, समाज के बाद राष्ट्र एक संगठन होता है और राष्ट्र अग्रज हो जाता है। जब ऐसे राष्ट्र बहुत सारे मिल जाते हैं तो विश्व बन जाता है। और जो विश्व से बड़े अगर हम संगठन कोई बात करते हैं तो उससे बड़ा संगठन है पृथ्वी, जिसके अंदर बहुत सारे तत्व, बहुत सारी चीजें। पृथ्वी पर क्या क्या है आप सबने पहली से लगा करके या पांचवी से लगा करके तक का जो भूगोल है उसमें पढ़ा होगा। लेकिन पृथ्वी इन सभी संगठनों का संग्रह है। पृथ्वी अपने आप में एक संगठन। अब ऐसी कई सारी पृथ्वियां, कई सारे ग्रह, सूरज, चांद, सितारे, कई सारी आकाश गंगा, असंख्य आकाश गंगा, इन सबको मिलाकर के ब्रह्मांड बना है। और इन ब्रह्मांड के अंतर में जितनी भी तरंगे, जितनी भी शक्तियां, उन सब शक्तियों का संगठन अगर कुछ है तो आपका शरीर है। तो आपका शरीर भी एक बहुत बड़ी संगठन शक्ति है और इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से संचालित भी होता है और चलता भी। अब देखिए, शरीर की बात आई तो शरीर कितना बड़ा संगठन है। सोचिए, आपके शरीर के अंदर आंख है, मुंह है, जुबान है, आपके दोनों हाथ है, दोनों पैर हैं, दोनों कान भी है। अब अगर मुझे बताइए कि अगर ये संगठन, जो शरीर हमारा संगठित हुआ है, अगर ये अलग अलग कार्य करने लगे, मान ले आंखें रो रही है, एक आंख रो रही है, एक आंख देख रही है। अच्छा, ये कान एक सुन नहीं रहा, एक सुन रहा है। हमारी नाक एक चल रही है, नहीं चल रही है। हमारी जुबान कुछ और काम कर रही है, हमारा हाथ इधर हिल रहा है, उधर हिल रहा है, या हमारे पैर कुछ और काम कर रहे हैं। अगर ये एक तरीके से काम नहीं कर रहे तो एक पागलपन कहलाएगा। लेकिन ये संगठन, ये शरीर संगठित होकर के, ऊर्जा शक्ति से संगठित होकर के, ब्रह्मांड की शक्ति से अग्रज होकर के जो चलता है कि हमारा प्रत्येक शरीर का प्रत्येक जो अंग है वो व्यवस्थित कार्य करता है, ये संगठन की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं, अपने शरीर को देखिए। शरीर सबसे बड़ा संगठन है। प्रत्येक अंग वही कार्य करता है जो हमारा मन या हमारी मनस्थिति या हमारी वैचारिक स्थिति या हमें आवश्यकता होती है। ये संगठन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हम इस बात से एक चीज समझते हैं कि संगठन का मतलब सिर्फ एकत्रित हो जाना नहीं है, क्योंकि शरीर में सारी चीजें एकत्रित होती है लेकिन ये संचालित नहीं होती है, किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, एक प्रक्रिया में नहीं आती तो व्यक्ति मृत कहलाता है। लेकिन अगर आपका शरीर एक प्रक्रिया में चलता है, किसी उद्देश्य के लिए चलता है, तो यह संगठन कहलाता। तो संगठन का उद्देश्य सिर्फ एकत्रित होना नहीं है कि 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए संगठन हो गया, नहीं। जब किसी उद्देश्य के लिए कोई प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए, किसी अच्छे विचार के लिए अगर कोई कार्य करता है, संगठित होता है, भीड़ एकत्रित होती है, हमारा शरीर कार्य करता है, ये संगठन कहलाती है। मतलब संगठन की भावना का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तभी वह संगठन कहलाएगा। अब जैसे संगठन कहलाने की जब बात आती है तो हम फूल को देखते हैं। एक व्यक्ति को अगर फूल मिलता है तो व्यक्ति उसको फूल को तोड़ लेता है, उसको तोड़ने का उससे सूंघता भी है। हो सकता है आपने
शर्ट में कमीज में लगा ले, और हो सकता है कि कुछ और भी काम करे, कई बार उसे तोड़ के फेंक भी सकता है। लेकिन जब फूलों की माला एकत्रित होती है, जब फूल एकत्रित होकर के माला में पिरोए जाते हैं, जब माला बनती है तो वो एक माला बन जाती है। फिर त्याग की भावना आती है। संगठन का सबसे बड़ा गुण और उसका अगर सौंदर्य कुछ है तो वो है त्याग। जब व्यक्ति संगठित होता है तो वहां त्याग करता है, त्याग की प्रखर भावना होती है, और इसीलिए संगठित गौरवमयी होता है। इसीलिए संगठन गौरव और बढ़ता और उत्तरोत्तर प्रगति भी करता है। जब व्यक्ति फूल तोड़ करके माला बनाता है तो माला खुद नहीं पहनता है, माला से किसी का स्वागत करता है, किसी का अभिनंदन करता है। इसलिए संगठन किसी भी चीज का हो, चाहे निर्जीव चीज का हो चाहे सजीव चीज का हो, लेकिन संगठन तो संगठन होता है। अब देखिए, अगर हम दीपक की बात करें, दीपक में अगर रुई लगाते हैं, तेल लगाते हैं और अग्नि लगाते हैं, तो ये सब आपस में शत्रु हैं। अग्नि से रुई भी जलेगी, अग्नि से तेल भी जलेगा, सब कुछ जलेगा। लेकिन इन संगठन की आप सबसे अच्छी प्रक्रिया देखिए कि इसको एक प्रक्रिया में अगर पिरोया जाता है, दीपक के अंदर लगाया जाता है, तो यही अगरबत्ती, यही तेल और यही अग्नि प्रकाश भी देता है। इसलिए इस तरीके से संगठन की जो महत्ता आप एक दीपक से समझ सकते हैं। अपने शरीर के बाद अगर निर्जीव चीजों में किसी में जा सकते हैं तो आप प्रकाश से जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि छोटे छोटे पर्वत जब इकट्ठे हुए तो बहुत बड़ा हिमालय बन गया। हम झाड़ू की बात करते हैं, तिनके इकट्ठे होकर के झाड़ू बन गई, और छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखला जो है, समूह जो है, वो बहुत बड़ा हिमालय बन गया। अगर इन सबको अलग अलग कर दिया जाए तो छोटे छोटे पर्वत रह जाएंगे, चोटियां रह जाएगी, झाड़ू एक तिनकों में रह जाएगी, और बड़ा सा सागर जो बूंदों का संग्रह है वो छोटे छोटे जलाशय में निर्भर हो जाएगा। अब हम एक प्रकृति से हट करके अगर प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी लाइफ में बात करें तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे आपने राष्ट्र की कहानियां सुनी होगी, देश में आज़ादी का आंदोलन सुना होगा। देश में आज़ादी कराने के लिए हम 2000 साल तक, 200 साल तक गुलाम भी रहे अंग्रेजों से, और उसके साथ में संगठन बने। अन्य जो वर्ष हुए, अन्य जो जितने भी वर्ष हुए, 300 शताब्दी से, सम्राट अशोक के बाद से जब सारी चीजें प्रारंभ हुई, तब से लगा करके आज दिन तक सारी चीजें, हमारा देश कई बार गुलाम रहा। लेकिन ये आजाद कैसे हुआ, ये स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हुई, ये संगठन से हुई। अलग अलग जगह पर अलग अलग राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में जब संगठन खड़ा हुआ, जब जनता खड़ी हुई, तो किसी व्यक्ति ने नहीं, संगठन ने आजादी दिलाई, और संगठन ने आजादी दिला करके देश को आजाद कराया। और आज हम गरिमा पूर्ण तरीके से अपने देश के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक हम जी रहे हैं। देखिए, एक बात, बहुत अलग बात है, अचानक से जब सम्राट अशोक की बात आई तो मैं बताना चाहता हूं कि हम अशोक चक्र देते हैं, सम्राट अशोक से लिया हुआ, और हम सिंह स्तंभ जो पूजते हैं, हमारा भारत सरकार का जो चिन्ह है वो भी हमने सम्राट अशोक से लिया हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने सम्राट अशोक से ली। सम्राट अशोक बहुत बड़े ख्याति लब्ध पूरे विश्व का एक सम्राट के रूप में जब स्थापित हुए, लेकिन हमारे देश के थे, हमारे देश का संस्कार था, लेकिन हमारे देश के लोग ही सम्राट अशोक को नहीं पूछते और नहीं उनकी जयंती मनाते हैं। जिस तरीके से मेरा कहना है कि बॉलीवुड की एक मूवी बनी थी अशोका, हालांकि वो अशोक के ऊपर तो नहीं बनी थी, वो कुछ हीरो हीरोइन एक्टर्स की कुछ प्यार मोहब्बत की कहानी पे बना दी। मेरा आग्रह है एसएस राजामौली से, मैं आप सबके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, उन्हें मेल भी भेजूंगा और ये वीडियो भी भेजूंगा उन्हें, और कहूंगा कि अगर जैसी आपने महिष्मति को लेकर के बाहुबली बनाई, ऐसे सम्राट अशोक भी बनाइए, ताकि इस देश के युवाओं को संस्कार मिले। और आज मैंने कविता सुनी, उस कविता में बहुत अच्छी बात एक कवि ने कही कि वीर रस की कविता थी। उन्होंने कहा कि देश को वीर रस की कविता की जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा आवश्यकता है कि देश का प्रत्येक युवा वीर रस के साथ में खुद वीर बने, वीरता को ग्रहण करे, वीरता को हासिल करे। तो ये सारी बातें संगठन की बातें हैं, संग्रह होने की बातें, एकत्रित होने की बातें। मैंने अपने शरीर के बारे में, प्रकृति की बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं जब देश की आजादी की, तो उसमें हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने बहुत बड़ा संगठन, बहुत सारे हम शहीदों पे और नेताओं पर बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय नेताओं पर जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, क्योंकि संगठित जब होते तो त्याग की भावना होती। इसे 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह फांसी पर झूल गए, मंगल पांडे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने त्याग किया। क्योंकि जब आप संगठित होते हैं तो आपके अंदर त्याग की भावना प्रबल हो जाती है, जब क्योंकि संगठन कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता है, संगठन हमेशा समष्टिगत होता है, सबको समष्टि को एकत्रित भी करता है और उसके ऊपर कार्य भी करता है। अब सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करते हैं तो बात आती है कि उन्होंने जापान में जाके सेना बनाई। जो सैनिक भारत के और जो लोग थे जो वहां पर जेलों में बंद थे, वो सारे अपराधी थे, कैदी थे,
मतलब उस देश के लिए कैदी थे, लेकिन उन सबको एकत्रित करके उन्होंने संगठन बनाया और आजाद हिंद फौज बना दी। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें नारा दूंगा, ये मैंने शब्द शक्ति के बारे में आपको बताया था, मैं नारा दूंगा ये कहकर देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ ली, स्वतंत्र संग्राम लड़ लिया। ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा संगठन था। अब हम अगर इससे ऊपर उठ के बात करते हैं और हम आपके द्वापर युग की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ा संगठन मंत्र दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक जलाशय में जाकर के गेंद निकाल करके कालिया नाग को मारने से लगा के कंस को मारने तक और माखन चुराने तक की जितनी भी प्रोसेस की सब संगठन में की, सब उनके साथ बाल संगठन था। और उन्होंने किया, चाहे उन्होंने युद्ध लड़ाओ तो भी उन्होंने संगठित करके और संगठन बना करके ही पांडवों को एकत्रित करके उनकी शक्ति उनकी ऊर्जा को उत्साहित और उमंग में डाल करके और उन्हें एक अच्छा सा संदेश दे करके, गीता सार का संदेश दे करके उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने संगठन से किया, उन्होंने संगठन का बहुत बड़ा मंत्र दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग भगवत गीता बाद में पढ़ते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जब राम नाम सत्य होता है, राम का नाम सत्य है, इसके ऊपर मैं कहानी भी आपको छोटी सी सुना देता हूँ कि एक बालक था, वो बार बार पंडित जी को जाकर के बोलता राम नाम सत्य। तो पंडित जी उसके पीछे उड़ते थे, मैं जिंदा हूँ तू मुझे राम नाम सत्य बोल रहा है। अब वो लड़का बस बार बार उन्हें बोलता राम नाम सत्य, हालांकि लड़का बहुत गहरी बात कर रहा था। एक दिन वो पंडित जी उसको मारने के लिए, पुजारी जी उसको मारने के लिए दौड़े और उस लड़के के पिताजी से टकरा गए। उन्होंने कहा क्या हुआ पंडित जी? बोले ये बालक मूर्ख है आपका। बोले क्यों? बोले बार बार मुझे राम नाम सत्य बोलता है, तो मैं तो जिंदा हूँ। तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले मैं गलत कहाँ बोलता हूँ, मैं तो सत्य बोलता हूँ, राम का नाम ही तो सत्य है। तो राम का नाम सत्य वाली बात है। तो खैर विषय से अलग बात हुई है, लेकिन संगठन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हमने दीपक की बात की, प्रकृति की बात की, और हमने प्रकृति की बात की, ब्रह्मांड की बात की, ब्रह्मांड के शरीर की शक्तियों की बात की। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस के बाद फिर हम कृष्ण की बात की। रामचंद्र, हम जब त्रेता युग में जाते तो हम रामचंद्र की बात करते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? उन्होंने वानरों का संगठन बनाया और उस संगठन की शक्ति आप देखिए कि लंकापति रावण को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करने के बाद में आज दिन तक हम भगवान राम का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं और उनके लड़ते भी हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते भी हैं। तो ये एक संगठन शक्ति राम दे करके गए, संगठन शक्ति कृष्ण दे करके गए। उसके बाद महावीर स्वामी ने हमें कितना बड़ा मंत्र दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। मतलब संघ मतलब संगठन बन करके आप रहें, आप बहुत तरक्की कर सकते हैं और इसमें आपके अंदर त्याग की भावना भी आती है। आज हम देश के अंदर देखते हैं पूरे विश्व में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, हमारे देश में भी एक संघ काम कर रहा है। उसकी जब हम प्रखरता, उसकी विराटता और उसका गौरव और उसकी परंपरा और उनका अनुशासन देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। ये बात अलग है कि जब संगठित हो जाते तो हमें किसी भी औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ती। संघ का आज दिन तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज दिन तक कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, लेकिन इतने सारे संगठन उनके साथ काम करते हैं। ये संगठन की शक्ति है। और कई सारे देश के बहुत सारे समाज सेवी हों या बहुत सारे ऐसे लोग जो देश को आगे कार्य कर रहे हैं, वो संगठन ने दिए। ये संगठन की शक्ति ही है जो हो सकता है। हमारा शरीर भी एक संगठन है और संगठन की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। आप अपने आप को पहचाने, अपने अंदर की संगठन शक्ति को जाने, अपनी ऊर्जा को पहचाने और अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कीजिए, उसमें संगठित हो जाइए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी आप संगठित हो जाइए। आपको अगर कुछ चुनौती है तो उसके लिए भी आप शिक्षकों की या ऐसे लोग जो इस चुनौती में साथ हो रहे हैं, वो उनको साथ में लीजिए, संगठन बनाइए और संगठन शक्ति बना करके आप आपकी प्रत्येक चुनौती से लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। संगठन शक्ति पर हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, बोलने के लिए दिन भर पड़ा है, मैं बोल सकता हूँ। आपके पास कितना समय है सुनने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने दूसरी शक्ति सुनी, इस तरीके से आप संगठन शक्ति को सुने, अपना समय दें, मुझे सहयोग करें और मेरे लिए कोई मार्गदर्शन हो तो वो भी मैं आपका शिरोधार्य करूंगा। निश्चित तौर पे आप सब मुझे मार्गदर्शन भी कर सकते हैं और मैं आपके सेवा देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।